नमस्कार, आपके कार्यक्रम सीधा संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन और आज हमारे मेहमान हैं केंद्र सरकार में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, जो 5वीं बार सांसद बने हैं, मोतिहारी से लोकसभा के लिए चुने गए। तो राधा मोहन सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में। ये बड़ा अहम मंत्रालय आपको मिला है, कृषि मंत्रालय, क्योंकि कृषि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है कृषि आधारित है, भारत कृषि प्रधान देश है। और कृषि मंत्रालय का जो काम, सबसे पहला काम होता है कि कैसे वैसी नीतियां बनाई जाएं जिससे उत्पादन बढ़े, किसानों को राहत हो। और उसके लिए सबसे ज़रूरी माना जाता है कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी जो है किसानों तक पहुंचे। वो सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले 2-3 दशकों से हम लोग सुन रहे हैं लैब टू लैंड की, प्रयोगशाला से जो है किसानों तक वो प्रौद्योगिकी पहुँची। और देश में 639 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और हर ज़िले में जो है सो आत्मा भी है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो है एजेंसी। इसके बावजूद पहुंच नहीं पा रहा है। देखिए, आज़ादी के बाद देश के अंदर देश को मजबूत बनाने की जो योजनाएं बनी, हम उन योजनाओं को खराब नहीं मानते। बहुत क्षेत्र में हम बहुत आगे गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान जैसा देश जिसकी इतनी बड़ी आबादी है और 70% कृषि पर निर्भर हैं लोग, तो स्वाभाविक रूप से इस देश को विकसित करने की योजना बनाते समय ध्यान में होना चाहिए कि जब तक किसान और गांव मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा। तो हर साल जो बजट बनते रहे और बजट की जो दिशा रही है उसमें किसान को और गांव को प्राथमिकता नहीं मिली। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन को थोड़ा जब ध्यान में लाएंगे, या लाल बहादुर शास्त्री जी को, तो किसान की, गाँव की चिंता हुई थी, लेकिन इन लोगों को ज़्यादा दिन का अवसर नहीं मिला। लेकिन पहली बार नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, चूँकि 8 महीने का बजट ये है, इस बजट में आपने देखा होगा कृषि और किसान को प्राथमिकता मिली। उसमें जो रास्ते तय किए गए हैं बजट के अंदर, उसमें बहुत साफ है कि किसान को मजबूत बनाना है तो अधिक पैदावार खेतों में, अधिक पैदावार जब तक खेतों में नहीं होगा तब तक किसान मजबूत नहीं होगा। और इसीलिए 2 योजनाएं, एक तो हर खेत को पानी मिले, क्योंकि यहाँ की 125 करोड़ की आबादी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। और वास्तव में यही हिंदुस्तान के अंदर यदि सोच होती आज़ादी के बाद, तो आज जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं बेरोजगारी का, नहीं होता। क्योंकि 125 करोड़ लोगों को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो इसलिए हर हाथ को काम चाहिए, तो हर खेत को पानी चाहिए। और सब सरकारी नौकरी करेंगे तो फिर खाना क्या खाएंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना की शुरुआत करने की बात की है और इस दिशा में सरकार कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और दूसरा कि जब तक मिट्टी बीमार रहेगी, जब तक किसान को पता नहीं चलेगा कि किस मिट्टी में कौन सी बीमारी है, क्या दवाई देना है, कितना खाद देना है, आज स्वास्थ्य, हाँ, तब तक अधिक पैदावार नहीं हो सकता है। अब आज 80,000 करोड़ रुपया हम यूरिया पर सब्सिडी में दे रहे हैं और किसान को पता नहीं है कि कितना यूरिया किस खेत में देना है। पंजाब के हजारों एकड़ जो जमीन है वो मर चुका, उसमें एक दूब भी नहीं उग सकता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो दूसरी योजना तय किया, और तय ही नहीं किया बल्कि उस दिशा में काम भी हम लोगों ने शुरू किया है कि अगले 3 वर्ष के अंदर हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे। तो ये 2 ऐसी ये आप अभी जो मैंने पढ़ा था कि 14 करोड़ किसानों को जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जो है कि भूमि के स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत विवरण रहेगा, तो वो 14 करोड़ को जो देने की योजना है, कब तक आप उम्मीद नहीं, मेरा तो है कि देश के सब किसान को, जो जोत के मालिक हैं, 3 वर्ष के अंदर हम सबको सॉइल हेल्थ कार्ड दे दें। तो ये तो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। समस्या यही है ना कि योजनाएं बनती तो हैं लेकिन वो धरातल पर लागू हो नहीं पाती। नहीं, हमने तो अभी तुरंत, ये घोषणा के तुरंत बाद हमने राज्य सरकारों को 100 मोबाइल प्रयोगशालाओं के लिए पैसा दिया है। तहसील स्तर तक आप मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित करें, लेकिन मोबाइल प्रयोगशाला, बहुत किसान जो लेबोरेटरी तक नहीं पहुंच पाता है, तो उनके खेत तक वो मोबाइल प्रयोगशाला जाए। लेकिन वो क्या आधार क्या होगा? कई बार तो प्लॉट से प्लॉट में ही फ़र्क हो जाता है, जो भूमि की प्रकृति है, और फिर आप गांव के हिसाब से करेंगे, ज़िले के आधार पर कैसे इसको बनाएंगे? देखिए, जैसे महाराष्ट्र के अंदर अभी चलता है कि 10 एकड़ का उसने माप लिया, एक अंदाज दिया और उसके अंदर वाले किसानों को दिया।
तो फिर इसी प्रकार से गुजरात का एक सिस्टम है और आंध्र, इन तीनों प्रदेश के अंदर इन योजनाओं, इस योजना की शुरुआत थोड़ा पहले भी कुछ करने की कोशिश की गई है, बाकी राज्यों में हुआ नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से हमारी प्रयोगशाला गांव तक जाएं, गांव के किसान भी मोबाइल प्रयोगशाला जहां जाता है तो वो तो खेत तक पहुंच जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे हिस्से होंगे जहां नहीं पहुंचेंगे तो मिट्टी जांच प्रयोगशाला है उसमें जाए। माने सिस्टम है चाहे जो हो, लेकिन 3 वर्ष के अंदर हमको इस काम को पूरा करना है। और फिर हेल्थ कार्ड के लिए भी राज्यों को हमने पैसा जारी कर दिया, उसके हेल्थ कार्ड के छपाई कार्ड बनाने के लिए पैसा भी हमने राज्य सरकारों को यहाँ से निर्गत किया है। ये समस्या वही होती है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि जिम्मेदारी अलग अलग है। जैसे आपने बात की टेक्नोलॉजी की, अब वहाँ भी है कि कृषि शिक्षा जो हमारे यहाँ है उसमें जो विश्वविद्यालय हैं कृषि के बारे में अच्छे विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं। 60% खर्च केंद्र सरकार उस पर कर रही है, 40% राज्य सरकार का, लेकिन पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसलिए केंद्र हमेशा अपना हाथ झाड़ लेता है, कहता है कि भाई इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आज की तारीख में अच्छे मतलब विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कृषि की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई किसान बनना नहीं चाह रहा है। टेक्नोलॉजी जो है हम उतना उस तरह से विकसित नहीं कर पा रहे हैं जो कनाडा या अमेरिका में हो पाया है। देखिए, ये राज्य सरकार के ऊपर निश्चित रूप से निर्भर है और इसीलिए हम राज्यों के अंदर जा रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। कई राज्य हमको ऐसे मिले हैं जो 13-14 में कृषि विकास के योजना की जो राशि गई थी वो पूरा खर्चा नहीं कर पाए। या पूरे देश में आप देखेंगे कि पूरे देश का कृषि विकास दर 4% के लगभग है, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश को आप देखेंगे तो 12 से 22% तक है। तो ये बात निश्चित है कि राज्य सरकार की भूमिका का इसमें बड़ा महत्व है। लेकिन भारत सरकार की भी एक भूमिका है कि सभी राज्यों के साथ उसका जीवंत संबंध हो, राज्यों के अंदर जाए और कोई भेदभाव न करे। और हमने तय किया है कि सरकारें चाहे जिसकी हो, हमको तो देश के किसानों को मजबूत बनाना है। आपने देखा होगा अभी कि आंध्र के अंदर, आंध्र और तेलंगाना का विभाजन हुआ है, तो जो वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था वो आंध्र के अंदर आ गया और जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी था वो आ गया तेलंगाना के अंदर। तो आंध्र ने कहा कि हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी चाहिए, एग्रीकल्चर मान जो यूनिवर्सिटी नहीं था वो चाहिए, हमारे पास वो चाहिए। तो और इसने फिर जो उसके पास चला गया था उसकी मांग की। तो हमारी सरकार ने कोई भेदभाव इसमें नहीं किया और दोनों को हमने दिया। कुल मिला जुलाकर जो देश में सरकारें चलती रही है उसमें भेदभाव बड़ा होता रहा है और इससे किसान का नुकसान होता रहा। तो राज्य सरकार की भी भूमिका का महत्व है और केंद्र सरकार की भी पहल की जरूरत। कई बार केंद्र सरकार भी करता है, इसे कई बार मैंने देखा सिर्फ कृषि के क्षेत्र में नहीं, दूसरे भी मंत्रालय में एक कोई केंद्र जो है एक राज्य में एक शहर में लगता है, फिर दूसरी सरकार आती है, उसके मंत्री का कोई अपना स्वार्थ होता है, वहाँ से उठा के चले जाते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ मक्का शोध केंद्र जो बेगूसराय में बनाया गया, और बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर माना जाता है कि एकदम कटोरी है मक्का के लिए, सबसे सर्वोत्तम किस्म है और सबसे ज़्यादा पैदावार है। अब पिछली सरकार ने उसको लुधियाना में किया जहाँ पंजाब में मकई की खेती नहीं होती। ऐसे पंजाब है कृषि प्रधान राज्य है, बहुत अच्छी खेती होती है, लेकिन मक्के की खेती नहीं। देखिए, हमारा दृष्टिकोण बहुत साफ है कि हिंदुस्तान के अंदर जैसे एक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान था दिल्ली के अंदर, तो हम इसको उठा के आंध्र या हैदराबाद ले जाते, उससे अच्छा काम हमने किया हमारी सरकार ने कि इसी प्रकार के 2 और संस्थान के निर्माण के लिए राशि हमने दिया है, एक रांची के अंदर और एक आसाम के अंदर। तो हमारे सरकार की बहुत साफ सोच है कि हमारे जितने संस्थान हैं कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इस 66 वर्ष के बाद साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन इतना तेजी से यदि बढ़ा है तो हम इसका विस्तार करेंगे। एक को उठाकर वहाँ, दूसरे को उठाकर वहाँ नहीं करेंगे। यानी शिक्षा, जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है या रिसर्च के हमारे काम हो रहे हैं, इसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं करके अधिक विस्तार करना। ये राजनीति जो होती है उसमें केंद्र सरकार भी करती है, राज्य सरकार भी, दोनों करती है राजनीति में। मैंने बताया ना कि सरकार का आप लक्षण देख सकते हैं कि यदि हमने राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात की तो हरियाणा में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की बात की। हम राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो देश में एक है, आज़ादी के बाद तक ये कहीं है। अभी आपने बात की टेक्नोलॉजी की, तो हमने कहाँ 2 स्थान तय किया, एक झारखंड में तय किया और एक आसाम में तय किया। सरकार किसकी है इससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो किसान से मतलब है, कृषि से मतलब है। एक जो आपने राधा मोहन जी, आपने जो कृषि विश्वविद्यालय की बात की, एकमात्र केंद्रीय
कृषि विश्वविद्यालय बनाने की बात जो भारत सरकार ने सोची वो पूसा था, बिहार में जो पूसा है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, उसकी घोषणा हुई, पता नहीं आज तक वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच किन मुद्दों पर विवाद है, क्या है, आज तक वो हो नहीं पाया। देखिए, इस देश के अंदर कृषि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक इम्फाल में पहले से था, लेकिन 2002 में जब जनरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हर राज्य में स्थापना का निर्णय हुआ तो उस समय योजना आयोग ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सिर्फ एक 2009 में अनुमोदित किया कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा को देश में पहला सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। और उसके बाद हमने देखा है कि 3 बार वहाँ के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री भारत सरकार की बातचीत हुई है, 1 दर्जन बार अधिकारियों की बातचीत हुई है। लेकिन मुझे खुद आश्चर्य है कि एक तरफ तो हर राज्य से लोग आते हैं कि मेरे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि उसका पूरा भार भारत सरकार वहन करती है और उसके कारण उस राज्य में काफ़ी प्रगति होती है। यदि एक कृषि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर हो जाए तो पूरे बिहार में कृषि में क्रांति आ सकती है। लेकिन मुझे यही आश्चर्य हुआ कि आखिर वहाँ की सरकार क्यों इसको नहीं करा पाई। तो बहुत नीचे तक जाने के बाद जानकारी आई कि वो जो वहाँ जो पहले से यूनिवर्सिटी है जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना है, तो लगभग 195 मुकदमे चल रहे हैं जो राज्य सरकार के अधीन वो यूनिवर्सिटी है। तो भारत सरकार यदि उसको लेती है तो यहाँ जो वैज्ञानिक है, ICAR के लोग हैं, और स्वाभाविक है उनका कहना कि हम पढ़ाई कराएंगे या वो मुकदमा लड़ेंगे, और इसी में 5 साल से अटका रहा। वो ये भी था कि पेंशन देने को तैयार नहीं है नहीं, बिहार लेकिन सरकार। वो जो मुकदमे चल रहे हैं उसके संबंध में यहाँ की जो धारणा थी और वास्तविकता भी है कि राज्य सरकार उसके लिए अलग से एक सेल बनाए और उन मुकदमों को निपटे, अलग कर ले, और वह यूनिवर्सिटी हमको दें, हम उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाते हैं और बिहार के अंदर। क्या उम्मीद की जाए, बन जाएगा वो? मतलब उसको सूरज लगता की है, रोशनी मिलेगी? मुझको लगता है कि इसमें मुझको सफलता मिलेगी, क्योंकि मैं लगातार बिहार सरकार के कृषि मंत्री और कृषि सचिव से बात कर रहा हूं, और जितनी बार मैं गया हूं मेरी कोशिश ये रही है कि उनको किसी तरह राजी करें, क्योंकि ये बिहार के हित में है और बिहार सरकार को आगे आना चाहिए। और हम चूंकि वहाँ के हैं तो पूरे देश की बात सोच रहे हैं, लेकिन एक जो ऑलरेडी वहाँ आयोग ने आजादी के पहले से पहला कृषि विश्वविद्यालय बना, और अंग्रेज के समय कृषि के क्षेत्र में जो अनुसंधान या शिक्षा का काम होता था तो देश में पहला वही था। पूसा USA पी तो साइंटिस्ट के नाम से है, तो उसी से पूसा बना, और पूसा रोड दिल्ली वहीं में पर वहाँ के नाम था। से है। लेकिन 1934 में जो भूकंप आया जी। उसमें जो ध्वस्त हुआ तो यहाँ पूसा में चलाया। बाद में वही यूनिवर्सिटी एक काम कर रहा है, और उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना ये राष्ट्रीय आवश्यकता है। फिलहाल हम लेंगे कि यहाँ पर छोटा संतराल, और उसके बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सब्सिडी का मामला है, टेक्नोलॉजी पे भी और बहुत सारे प्रश्न बचे हुए जिनके बारे में बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के साथ। राधा मोहन जी, अभी जितनी बातें आपने बताई, फिर से हम वापस उस प्रौद्योगिकी के मुद्दे पर जाना चाहेंगे। हाल में आपके राज्य मंत्री ने बयान दिया था कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें किसानों को पहुंच नहीं पा रहा है लाभ, जबकि केंद्र सरकार पैसा काफ़ी उस पर खर्च कर रही है। और ये भी उसमें आरोप लगाया कि पिछले जो कृषि मंत्री थे शरद पवार, उनकी सिफारिश पे कई NGO को जो है वो काम दिया गया, 1.5 करोड़ लगभग हर वर्ष मिलता था। तो एक ये भ्रष्टाचार केवल इस विभाग में नहीं, हर विभाग में है, एक बड़ी समस्या है। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र राज्य के अंदर 639 कृषि विज्ञान केंद्र, 400 कृषि विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालयों के माध्यम से, और 100 से कुछ ज़्यादा NGO चलाते हैं, और 100 से थोड़ा ज़्यादा जो हमारा ICAR है वो चलाता है। लेकिन जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हम अभी तक लगभग 25 कृषि विज्ञान केंद्रों पर जाने का मुझे अवसर मिला है। खुद महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा कि 44 कृषि विज्ञान केंद्र हैं,
अब किसका है विषय अलग है, एनजीओ का है, यूनिवर्सिटी का है, लेकिन 44 कृषि विज्ञान केंद्र और 33 मात्र मोटरसाइकिल है। अब वहाँ के वैज्ञानिक कैसे गांव में संपर्क करने जाते हैं? तो हमने ये तय किया है कि देश के अंदर जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अगले 1-2 वर्ष के अंदर जहाँ जीप गाड़ी नहीं वहाँ जीप गाड़ी देंगे, ट्रैक्टर नहीं वहाँ ट्रैक्टर देंगे, और कम से कम 2 मोटरसाइकिल हर कृषि विज्ञान केंद्र में। और जो वैज्ञानिकों की कमी है वहाँ, जो स्ट्रेंथ होना, भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे? देखिए सवाल यह है, पहले तो वहाँ कुछ काम भी तो हो, काम ही नहीं हो रहा है जिस प्रकार की उम्मीद की जानी चाहिए। पैसे तो जा रहे हैं ना? नहीं, पैसे जा रहे हैं, लेकिन उस पैसे को नीचे तक पहुंचाने के संसाधन भी चाहिए ना। वहाँ पर हमारे किसान के बीच हमारा वैज्ञानिक जाए तो वैज्ञानिक नहीं है। पैसा तो हम सैलरी देते हैं, तो सैलरी देते हैं, अब 6 वैज्ञानिक चाहिए और 2 वैज्ञानिक, तो क्या काम वहाँ होगा? पहला मुद्दा है कि कृषि विज्ञान केंद्रों को सशक्त किया जाए। फिर जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, तो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार दूर करने में आम आदमी से ज़्यादा जिम्मेवारी जो मंत्री बनते हैं, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, उसकी है। भ्रष्टाचार यदि दूर करना है किसी राज्य में, देश में, तो पहले प्रधानमंत्री और मंत्री को ईमानदार बनना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री ऊपर से समस्या पे भी आप काबू निश्चित रूप से, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है और जिनका जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है, तो यहीं से वो संदेश पूरे देश में जा रहा है। पहली बार आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ये संदेश दिया है कि देश का प्रधानमंत्री वो देश का प्रधान सेवक होता है, और इस भाव की जितनी निर्मित नीचे तक होगी तो बाकी विसंगतियां पर इसका असर पड़ेगा। एक और जो आपने सब्सिडी की बात कही कि जैसे खाद के बारे में आपने कहा कि हज़ारों करोड़ रुपया आपने खर्च किया, यूरिया लोग डालते चले गए, खेत बर्बाद हो गए। तो एक तो संयोजन जो विभिन्न मंत्रालयों में संयोजन की कमी बताता है, और ये सब्सिडी का मामला बड़ा पेचीदा है। एक तरफ विश्व व्यापार संगठन है, वो कहता है कि कोई भी सब्सिडी ऐसी न हो जो व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करे। अब कृषि के क्षेत्र में आखिर क्या आपकी नीति? अभी WTO में आपने समझौता नहीं किया, क्योंकि अगर आप किसानों को या जो खाद्यान्न है उसे सब्सिडी नहीं देते हैं, एक तरफ जो है सो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर आप लेंगे, फिर सब्सिडी दे करके जो है सो सस्ते में बेचेंगे, व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा। नीति क्या है भारत सरकार? देखिए, हमारी नीति बहुत साफ है और उसका प्रगटीकरण WTO में हुआ है। ये देश में जो सरकार थी 1913 में समझौता ज्ञापन में इस बात को स्वीकारा था कि इस वर्ष से हम अपने किसानों को सब्सिडी न देने की योजना लागू करेंगे, अमेरिका के दबाव। जी। हमारी सरकार ने अटल जी के समय भी आप देखेंगे कि जो हमने परमाणु विस्फोट किया था, परमाणु ताकत बने थे, अमेरिका की इच्छा के खिलाफ बने थे, और इस बार भी अमेरिका का और विकसित देशों का, भारी यूरोपीय देशों का भारी दबाव था। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे जो मंत्री गए थे, डंके की चोट पर कहा कि किसी कीमत पर हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ भी किसान को सब्सिडी जारी रखेंगे। अब रहा कि ये सब्सिडी का पैसा या यूरिया पर इतना सब्सिडी जो देते हैं, तो एक विषय अलग है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो चला है, हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि तमाम जो सब्सिडीज हैं या बाकी जन कल्याणकारी योजनाओं के पैसे जो आम लोगों का है, जो बिचौलिए लूटते रहते हैं, तो आप सब्सिडी के पैसे को जन कल्याण में लगाएंगे? नहीं, जनधन योजना के तहत सीधे उनको मिले। तो कहीं ना कहीं सब्सिडी में कटौती तो करनी पड़ेगी ना? नहीं, हम सब्सिडी में दबाव में हम नहीं आए हैं, हम सब्सिडी जारी रखेंगे। लेकिन जहाँ तक यूरिया का सवाल है कि बड़े पैमाने पर यूरिया का उपयोग करते हैं, और खेती का मामला है, सब्सिडी की राशि तो हमारा भविष्य में है कि हमने जनधन योजना जो देश में चालू की है कि हर आदमी का खाता खुलेगा, और सरकार की ओर से जो सहायता जाती है, जैसे हम कंपनी को देते हैं, हम धीरे धीरे किसान के खाते में उसको जमा करेंगे। लेकिन यूरिया पर जो इतनी भारी खर्चा हो रहा है, उस दृष्टि से हमारी 2 प्राथमिकता है। एक तो किसान को पता होना चाहिए कि उसमें कितना यूरिया देना है। हमारे गांव में हमारा एक पड़ोसी 1 बोरा यूरिया छिड़कता है तो दूसरा 2 बोरा छिड़कता है, उसको पता नहीं है कि जमीन में कितना देना। आप जो है खाद्य और रसायन मंत्रालय से इस बारे में बातचीत करके? नहीं, हम खुद उसमें उसका सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर देने जा रहे हैं कि कितना यूरिया देना चाहिए, कितना पोटास देना चाहिए, तब इसका 25% जितना देना चाहिए उससे ज़्यादा हम दे रहे हैं, क्योंकि जानकारी नहीं है कि हमको कितना यूरिया देना है। दूसरा,
हमने जैविक भारतीय आपने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बनाई है जिसमें कि जैविक खेती को आप प्रोत्साहन देखिए, देंगे। वो जैविक खेती के मामले में अभी तक भारत सरकार की अलग से कोई योजना नहीं। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसके तहत जो हम राशि देते हैं उन्हीं राशि को राज्य सरकारें जैविक खेती की ओर, लेकिन सब सरकार नहीं, लेकिन अधिकतर सरकारें उनका उपयोग जैविक खेती को प्रोत्साहन करने में लगाती है। लेकिन हम अगले 1-2 महीने के अंदर भारतीय परंपरागत कृषि विकास योजना नाम का हम एक स्कीम लाने वाले हैं, और जिसके तहत अलग से हम जैविक खेती के मामले में सीधे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसी योजना तैयार करेंगे कि जैविक खेती का, जैविक खाद का ज़्यादा उपयोग हो सकेगा। जीएम फूड के बारे में क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, क्योंकि आपने एक वक्तव्य दिया कि जब बहुत ज़रूरी होगा तो इसको किया जाएगा, लेकिन जो भाजपा का घोषणा पत्र था कि जब तक वैज्ञानिक रूप से इस बात की पड़ताल नहीं हो जाती है कि ज़मीन पे क्या असर होगा, पौधे पे क्या होगा और खाने वाले पे इसका क्या असर होगा, तब तक उसका कोई भी प्रयोग नहीं होगा। व्यक्तिगत राय का भी इसमें कोई महत्व इसलिए नहीं है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है और वहाँ से जो कुछ निर्णय होगा निश्चित रूप से, इसलिए अभी मंत्रालय उस बारे में कोई नीति नहीं बना रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग राज्यों में, जैसे आप भी बिहार से हैं, बिहार में मखाना की खेती जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो कई हज़ार करोड़ का उसका व्यापार है, लेकिन वो जो कहते हैं कि उसको जितना जल क्षेत्र चाहिए, वाटर बॉडीज़, वो घट गया है 20,000 हेक्टेयर से घट करके 13,000। नहीं, मखाना की खेती बिहार के अंदर 20,000 हेक्टेयर जलाशय में होती थी जी 10 साल पहले, अब घटकर 13,000 हेक्टेयर में आ गया, और जो उत्पादकता था वो भी कम हो गया। तो अभी इसी 100 दिन के अंदर हमने एक स्वर्ण वैदेही वो आपने निकाला है, और बिहार में 100 हेक्टेयर में उसकी खेती शुरू हुई है फसल प्रणाली के अंतर्गत। तो हम इस पर अब जोर दे रहे हैं, और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में बिहार में मखाना और कश्मीर में केसर, कश्मीर में भी केसर की वही हालत थी, हालांकि अभी आपदा आई है, नहीं तो कश्मीर में जहाँ 7 साल 10 साल पहले आपको 6,000 हेक्टेयर में केसर की खेती होती थी और उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम था। अब ये इस बीच में क्या हो गया कि वो कम होकर और 6,000 हेक्टेयर से 3,500 हेक्टेयर तक चला है, और उत्पादकता जो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था वो चला गया 2.5 किलोग्राम पर। तो हमने वहाँ केसर एक पार्क की स्थापना की थी, अभी तो वहाँ बाढ़ आ गई, 22 करोड़ रुपए की लागत से। केसर की खेती राजकोट में भी थोड़ी होती है, लेकिन मुख्य जगह कश्मीर था, तो कश्मीर के अंदर केसर की क्रांति लानी है, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है, और उसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। केसर मिशन भी शुरू किया है, केसर पार्क की भी स्थापना की है, और बिहार में मखाना के दृष्टिकोण से नया बीज निकला है, और उसको अब हम फील्ड में, ये माना जाए कि एक दूसरी हरित क्रांति की जो है शुरुआत हो चुकी है। देखिए, दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से आप देखेंगे, पहली हरित क्रांति जो था पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र ऐसे राज्यों में ज़्यादा चला, लेकिन दूसरी हरित क्रांति का जो क्षेत्र अब बना है वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, ये 7 राज्य हैं। और इन 7 राज्यों के अंदर आपको आश्चर्य होगा कि पिछले वर्ष में धान की बहुत अच्छी पैदावार हुई। तो दूसरी हरित क्रांति का केंद्र ये 7 राज्य, और इसमें जैविक खेती, जैविक हब बनाने की हमारी कोशिश होगी। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि अब वो सिर्फ हरित क्रांति या श्वेत क्रांति की बात नहीं, इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो रिवॉल्यूशन की बात चल रही है, ताकि चौतरफा विकास हो सके। इसके लिए भी 7 क्षेत्रों में तो विकास करना पड़ेगा ना, तब नहीं इंद्रधनुष बनेगा। तो 3 क्षेत्र में हम बड़ी तेजी के साथ काम करेंगे, उसकी योजना बनाए हैं। एक तो हरित क्रांति, और दूसरा नीली क्रांति। ये जो फिशरीज हैं, अब फिशरीज में मैरीन फिशरी और इनलैंड फिशरी। अब इनलैंड फिशरी में हमारे यहाँ बहुत सारी संभावना है, हम मैरीन फिशरी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उसके लिए, माननीय मोदी जी ने पैसा भी दिया है पिछले बजट में 50 करोड़, और भी सप्लीमेंट्री में हमको मिलने वाला है, और हम शीघ्र ही देश के अंदर, इनलैंड के अंदर नेशनल ब्लू रिवोल्यूशन
की ओर बढ़ने वाले हैं। क्योंकि समय कम है, इसलिए पशुधन पर थोड़ा जानना चाहेंगे। तीसरा व्हाइट रेवोल्यूशन जी। और व्हाइट रेवोल्यूशन की हालत ये है कि आपके ध्यान में होगा कि 1998 से 2004 के बीच में हम दूध के मामले में दुनिया के 1 नंबर के उत्पादक देश बने थे, अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे। आज भी 1 नंबर के हैं, लेकिन जिस मात्रा में उत्पादन होना चाहिए दूध का, बढ़ना चाहिए, वैसा नहीं हुआ। और उसका कारण क्या है कि इस देश के अंदर यदि 100 गाय हैं तो 17 गाय विदेशी नस्ल की है और 83 गाय देसी नस्ल की है। और जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, इसको बर्दाश्त करने की क्षमता विदेशी नस्ल की गायों में नहीं है, इसको बर्दाश्त करने की क्षमता देसी नस्ल की गायों में। वो 83 जो गायें हैं, यदि उनके संरक्षण और संवर्धन में हमने एनर्जी लगाई होती तो बड़ी तेजी से हम आगे गए होते, बहुत अलग होती। लेकिन ये जो पशुओं की संख्या में 3.3% की कमी तो आ मैं गई उसी है। की चर्चा कर रहा था जी। और तो हमने एक योजना भी बनाई है और उसको लागू भी किया है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, कि देश के अंदर जो ये देसी गाय हैं 83%, उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाए। जब मध्य प्रदेश की सरकार काऊ सेंचुरी बना सकती है, गुजरात की सरकार कैटल हॉस्टल बना सकती है, तो पूरे देश में हमें काम क्यों नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक पशुधन का सवाल है, पिछले 5 वर्षों के अंदर 3.33% की गिरावट हुई है। लेकिन मुझे खुशी है कि गुजरात में 15% की बढ़ोतरी हुई है, उत्तर प्रदेश और बिहार में, मध्य प्रदेश में बढ़ोतरी हुई, लेकिन महाराष्ट्र में 9% की गिरावट आई है। तो हमारा जो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन हमने एक लॉन्च किया है, इसमें जो देसी गायें हैं उनके संवर्धन और संरक्षण की भी हमने योजना बनाई है, 500 करोड़ की योजना बनाई है। और दूसरा कि आप कई देशों में जाएंगे तो देसी नस्ल सुधार के लिए नेशनल ब्रीडिंग सेंटर, इन अपने देश में नेशनल ब्रीडिंग सेंटर का अता पता नहीं, जगह जगह है, 70-80 ब्रीडिंग सेंटर क्षेत्रीय स्तर पर हैं। हिसार में जैसे हाँ, जैसे जो संकर नस्ल के गाय हैं उस पर हम उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इस बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है उसके लिए, और हम देश में 2 नेशनल ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में पशुधन में और देसी गो पशुओं की संख्या में गिरावट आई है, हम उसको तेजी से रिकवरी करेंगे। और दूध उत्पादन में हम 1 नंबर के हैं, लेकिन उत्पादकता हमारी कम है, उस उत्पादकता को भी हम बढ़ाएंगे 5 वर्ष के अंदर। राधामोहन सिंह जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।